नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पेंटागन रिपोर्ट का एक नया थ्रिल आया है, तो आज फील द थ्रिल में हम बात करेंगे क्या है पेंटागन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये यूएस की रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट की तरह देखी जाती है। ये वार्षिक रिपोर्ट है और इसमें एक चेतावनी दी गई है पूरी दुनिया को कि चीन अभूतपूर्व तरीके से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन जब बात चीन की आती है तो उसका एक बड़ा रेफरेंस भारत के लिहाज से होता है। तो क्या कहती है ये पेंटागन रिपोर्ट, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पेंटागन रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिका का भी चेहरा साफ होता है और चाइना का भी होता है। भारत का इसको लेकर क्या स्टैंड है और इन तमाम बातों पर जो भी आपके मन में इसको लेकर चर्चाएं हैं, मन में सवाल हैं, वो आज दूर करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि क्या है पेंटागन रिपोर्ट, इसका क्या रेलेवेंस है भारत के लिहाज से। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, प्रोफेसर जेएनयू, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मेरे साथ हैं मेजर मोहन कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और विनोद शुक्ला साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। तीनों से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। ये जो पेंटागन रिपोर्ट नाम की एक चिड़िया बाहर आई है, ये क्या कहती है? देखिए, पेंटागन रिपोर्ट जो है बेसिकली मैं कहूँगा कि जो भी देश किस तरह की रिपोर्ट लाता है वो रिपोर्ट देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेके आता है, सिक्योरिटी के सेंस में। तो जिस भी देश से उसको खतरा लगता है उस देश को वो दूसरे देश के थ्रू अपनी बात को कहने की कोशिश करता है। तो पेंटागन रिपोर्ट मुझे लगता है कि उस संदर्भ में देखने की हम लोगों को जरूरत है। और इसमें पेंटागन रिपोर्ट में जो बेसिकली कहा गया है वो ये है कि भारत में जो चाइना, जैसे आपने बताया कि चाइना अपनी मिलिट्री पावर को एक्सपेंड कर रहा है, ये इस बात की तो मतलब सबको जानकारी है कि चाइना बहुत समय से अपनी न केवल मिलिट्री बल्कि अपनी फाइनेंशियल और बाकी जो एक्सपेंशनिस्ट आज के इकोनॉमिक सेंस में जो एक्सपेंशनिस्ट उसकी पॉलिसीज़ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पेंटागन रिपोर्ट जो है क्योंकि भारत के संदर्भ में बात कहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत और चाइना के जो संबंध हैं और जो चाइना और इंडिया और चाइना अमेरिका के जो संबंध हैं, इन तीनों चीज़ों को इसमें देखने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। क्योंकि चाइना और इंडिया एशिया में पड़ते हैं। अगर एशिया मजबूत बनता है तो वो एक सेंस में अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन उसमें दूसरी बात ये भी है कि चाइना और अमेरिका के जो संबंध हैं वो चाइना और अमेरिका के संबंध बहुत कॉम्पिटिटिव संबंध हैं। हम लोग अमेरिका और हम लोग कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। आज के देश में ग्लोबल ऑर्डर में अगर कोई कॉम्पीट कर रहा है आपस में तो वो कॉम्पीट कर रहे हैं ये दो कंट्री, और दोनों कंट्री ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सैन्य ताकत और बाकी जो भी ताकतें हैं उसको बढ़ाएं। और जहाँ पे भी वो किसी के थ्रू अपना जिसको कहते हैं कि अंकुश लगा सकते हैं उस अंकुश को लगाने की वो कोशिश करते हैं, और ये रिपोर्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। लेकिन मैं बहुत रेलेवेंट पॉइंट आया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सर ये समझूंगी, 18 खुफिया रिपोर्ट्स एजेंसीज हैं अमेरिका में और वो आपस में क्लैश करती हैं एक न एक तरीके से। इनफैक्ट अगर हम पेंटागन रिपोर्ट की बात करें तो जो 22 जून को ये दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से कि हमने ईरान के जो न्यूक्लियर बेस हैं जो तमाम उनको ध्वस्त कर दिया है, लेकिन पेंटागन रिपोर्ट इसके विपरीत बात कर रही थी और उसको लेकर ट्रंप के ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आया था कि ये रिपोर्ट गलत है। तो अब क्या, पहला सवाल, पेंटागन रिपोर्ट पे विश्वास कर सकते हैं या ये भ्रमित करने वाली एक रिपोर्ट है? नहीं, देखिए आदित्य, मेरे ख्याल से पेंटागन रिपोर्ट पे हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि पेंटागन रिपोर्ट ऑल सेड एंड डन जो भी हम कोशिश करें, लेकिन इतने सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसा आपने बोला कि इसमें डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट एंगल से रिपोर्ट करती हैं। ये एक मेथड होता है अपनी एजेंसी जो हम इनपुट जिसको लेते हैं हम इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट जिसको बोलते हैं, जो खुफिया जानकारी को अगर एक ही सोर्स से लेते हैं तो वो जानकारी करेक्ट नहीं होती है। कोशिश ये की जाती है कि खुफिया जानकारी को क्रॉस मैच किया जाए। एक सिग्नल से हम लेते हैं फिर दूसरे सिग्नल से उसको क्रॉस करते हैं
और उसके बाद जहाँ पे वो क्रॉसिंग होती है, सपोज एक इंसिडेंट होता है, एक टीवी चैनल बोलता है कि 10 लोग मरे हैं, दूसरा टीवी चैनल बोलता है कि 1 आदमी मरा है। तो समवेयर अराउंड लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों चैनल को एवरेज निकाल के कि 5 लोगों के आसपास कैजुअलिटी हो सकती है। यही मेथड यूज़ होता है, एवरेजिंग का मेथड जिसको आप कह सकते हो, अपनी खुफिया जानकारी को ऑथेंटिकेट करने का। जानकारी तो आती रहती है, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट कैसे करें, ये ज़रूरी होता है। तो जो पेंटागन रिपोर्ट से जो मुझे सबसे अच्छा जो बेस लाइन मुझे समझ में आती है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज का सिनेरियो छोटी सी 2 मिनट में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर है। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन करती हैं, वो इस वक्त काम नहीं कर रही हैं। रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपनी इस इंडस्ट्रीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन बेस बनाने के लिए किसी को देना चाहता है। चाइना इज़ अ गुड नेबर ओवर देयर। वो सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ से आके चाइना में वो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको चाइना इज़ इन ए पोजिशन टू प्रोड्यूस इट। सो एक सिनेरियो देखिए कि रशियन टेक्नोलॉजी विच इज़ सपोज टू बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी एज फार एज द वॉरफेयर इज़ कंसर्न, as far as the military hardware is concerned, I personally, this may be personal opinion, they are the best. That technology is coming to China by default. And Americans are silent about it, they are sleeping over it. Now they realized कि ये तो कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। पर सर मैं ये समझूंगी कि फिर ये रेलेवेंस अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। अगर हम इस रिपोर्ट की सत्यता की बात करें तो 2-4 बातें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली आपको, हम सबको 140 करोड़ लोगों को पता है, बाहर भी पता है कि पहला उसकी नज़र अरुणाचल पे है। दूसरा, जाहिर तौर पे जितना जितना भारत मजबूत होगा ये चाइना के लिए बहुत चिंता की बात है। तीसरा है कि वो साइलेंटली कर रहा है, वो पाकिस्तान को लगातार ऑपरेशन सिंदूर में मदद करता आया है, उसने अपने हथियार, फाइटर जेट सब भेजे हैं। तो पेंटागन रिपोर्ट जो आपने कहा कि कॉमन बात यह है कि समझ आता है कि ऐसा साइलेंटली हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने जो कहा, उस रिपोर्ट जो ये कह रही है, उसमें इनडायरेक्ट इंटरेस्ट तो अमेरिका का ही है। वो नहीं चाहता कि चाइना, वो ब्रिक्स जो है या वो रिक जो है वो एक साथ आए, यानी रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ आए, बड़ी ताकत बनेंगे। ये भी तो हिडन इंटरेस्ट है उनका। देखिए आदित्य, इसको दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से पेंटागन रिपोर्ट से एक पॉजिटिव आउटपुट हमको जो मिलता है एज एन इंडियन, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ कि चाइना, जो आपने बहुत अच्छी बात कही, वो अपना क्लेम अरुणाचल पे नहीं छोड़ना चाह रहा है। चाइना जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को बाय प्रोवाइडिंग मिलिट्री हार्डवेयर, वो उसको बंद नहीं कर रहा है। मतलब जो इनका 10C है, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, उसकी भी 24 एयरक्राफ्ट ये पिछले 2025 में दे चुके हैं चाइना पाकिस्तान को, विच इज़ ट्रेमेंडस। सो एक तरफ वो बंद नहीं कर रहा है। चाइना इज़ इंटरफियरिंग इन बांग्लादेश, चाइना इज़ इंटरफियरिंग इन श्रीलंका, मालदीव्स एज वेल एज इन बर्मा। सो आप देखिए, हिंदुस्तान को चाइना ने चारों तरफ से धीरे धीरे इनपुट डाल के, जो इकोनॉमी है, छोटी छोटी इकोनॉमी है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन ये है, चाइना के साथ हम जा नहीं सकते। दैट इज़ व्हाट पेंटागन रिपोर्ट इज सेइंग, कि आप चाइना के साथ अगर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने आप को गुमराह मत कीजिए। He can never be your friend. He can never be your friend. That is what their warning is. अगर आप इसको लेंगे तो 62 वॉर दोबारा हो सकता है। Very important question. अगर China can never be our friend, so is with America. The unpredictable, maybe because of the Trump tenure, but Trump is equally unpredictable with India. आज हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही है, सब हो रहा है, लेकिन हम किस पर विश्वास करें फिर? देखिए अदिति, मुझे लगता है कि मैं सर से डिफर करते हुए अपनी बात करता हूँ। पेंटागन की जो रिपोर्ट है, ये ना तो सरकार की का ओपिनियन है, ना इंटेलिजेंस का ओपिनियन है, ना किसी का। वहाँ पर एक इंटरेस्ट ग्रुप काम करता है, उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, आप उसको डीप स्टेट भी कह सकते हैं। और डीप स्टेट का अपना एक एजेंडा होता है, उसमें नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ लोगों के काम करते हैं, और वो उस इंटरेस्ट पर काम करता है। इसीलिए अमेरिका से बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, उसमें इंडियन इकोनॉमी को क्वेश्चन किया जाता है, इंडियन बॉर्डर्स को क्वेश्चन किया जाता है, इंडियन जो अभी जो
ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर के कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। ये एक अलग तरह का जस्ट टू ऐड ऑन, शायद यही तो बात है कि वो ईरान में जिस तरीके से ट्रम्प गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो क्लेम किया था कि हमने उनके पूरे न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, ये पेंटागन रिपोर्ट ने जून में ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक नैरेटिव वॉरफेयर है जो अमेरिका करना चाहता है और बहुत सारे मामले में इंडिया को इंटिमिडेट करना चाह रहा है। अब इंडिया को इंटिमिडेट करने के पीछे एक तो ट्रेड टॉक्स पर, चूंकि भारत को बार बार बोला जा रहा है कि आप हम ट्रेड जो जिस तरह से हम चाहते हैं वो कीजिए, उसको भारत एग्री नहीं कर रहा है। बट द टॉक्स आर गोइंग ऑन, या टॉक्स आर गोइंग ऑन, वो हम अपने शर्त पर, भारत अपने शर्तों पर चाहता है इसलिए बात कर रहा है, और भारत ये भी नहीं कर रहा है नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो डिफेंस को लेकर के बात कही जा रही है कि हमने 10 बार इतने ऑपरेशन सिंदूर में हमने मीडिएट किया। आप सोचिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बात पर तवज्जो न देना अपने आप में एक विक्ट्री है। अदरवाइज भारत शायद आज से 20 साल पहले इस तरह की स्थिति ना कर पाता हो। तीसरा जो चाइना को लेकर के, मतलब ये मैं सारी बातें वन बाय वन इसलिए कह रहा हूँ कि ये भारत की अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी, उसमें मेक इन इंडिया और बहुत सारी और चीज़ें हैं इन्वॉल्व होती हैं। हम एक इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह से इमर्ज कर रहे हैं और ये चाइना को नहीं पसंद है, ये अमेरिका को नहीं पसंद है, रशिया ज़रूर हमारे साथ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो पेंटागन उसकी रिपोर्ट्स में वैसी ही चीज़ें आएंगी जो भारत को इंटिमिडेट करे और दिखाए कि रशिया चाइना आपके साथ ऐसा है, वो अरुणाचल को अपना नहीं मानता है, मतलब मैप पर डाल देगा। उसके बाद मेरा फिर एक सवाल है, ये इंटिमिडेट किया जा रहा है या वास्तविकता में भी तो हम यही बात कर रहे हैं ना कि हमें समझ आ रहा है कि उसका वो अपना क्लेम अरुणाचल में करना चाहता है, हमें समझ आ रहा है कि वो पाकिस्तान को बैक कर रहा है, वो बांग्लादेश में अपनी मिलिट्री एयरबेस तैयार करना चाह रहा है। नहीं, मैं अमेरिका के इंटिमिडेट करने की बात कर रहा हूँ। चाइना हमको इंटिमिडेट, देखिए चाइना इंटिमिडेट अभी अमेरिका कर रहा है ना, चाइना जो कर रहा है वो तो लंबे समय से कर रहा है। चाइना ने कभी अरुणाचल को माना ही नहीं, वो स्टेपल वीज़ा को एक्सेप्ट, मतलब स्टेपल वीज़ा देता है। हाँ, उसके अलावा उसके बाद भी एक घटना हुई थी जिसमें एक यूट्यूबर गया था, उसको बहुत हरास किया गया था। तो इंटिमिडेट अमेरिका कर रहा है। चाइना के साथ जो चीज़ें हैं उनमें, अब चाइना के साथ जो सर कह रहे थे कि हमको रिलेशंस हम तोड़ नहीं सकते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा उनके साथ बिजनेस ट्रेड है, तो लेकिन हम उनके बिना, चाइना के साथ हम उनको भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके बिना हमारा काम भी नहीं चलने वाला है, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज़ को हो, ट्रेड इश्यूज़ को हो, या और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो हमको एक बैलेंस बना करके रखना है चाइना के साथ, रशिया के साथ। पाकिस्तान तो अब कहीं रेकनिंग में है नहीं, और भारत वही करने की कोशिश कर रहा है। और पेंटागन की रिपोर्ट हमारे सॉवरेनिटी पर या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पर इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी, चूंकि मेरा अपना मानना है। अब आपको तय करना है कि आप उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल। और खैर भारत ने, मैंने फॉरेन पॉलिसी में लेटली देखा नरेंद्र सर कि वो बोल नहीं रहा, उसके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली फिनोमेना फॉलो कर रहे हैं, खास तौर पे जब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल है, चाइना जो कर रहा है पता है, फिर भी हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम बीजिंग जब चाइना पहुंचे, इसके साथ साथ हमने रशिया चाइना और कॉम्बिनेशन बनाया, एक मैसेज दुनिया भर में दिया, खासतौर पे अमेरिका को दिया। फिर भी मेरा ये सवाल है, LAC पर एक तरह से हमने शांति करी, और अभी जब ये रिपोर्ट आती है तो चाइना उसका खंडन करता है, और चाइना ये कहता है कि ये बॉर्डर वाला इश्यूज हमारा और भारत का पर्सनल है और कोई तीसरा देश इसमें बोले ना। तो इस रिएक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? इस रिएक्शन को मुझे लगता है कि हम लोगों को पॉजिटिव सेंस में देखना चाहिए, क्योंकि चाइना चुप भी रह सकता था, चाइना चुप भी रह सकता था। हाँ, बिल्कुल। तो चाइना को भी इस बात का अंदाजा है कि वो भारत के साथ अपने संबंध किस तरह से बनाना चाहता है। देखिए, ये अगर आप 1962 के बाद से देखें, कोई बड़ा मेजर एस्केलेशन नहीं हुआ है चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ बार बार हुआ है, चाइना के साथ नहीं हुआ है। इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि चाइना इस बात को समझता है कि भारत को वो इंटिमिडेट किसी सेंस में नहीं कर सकता है, वो करवा सकता है दूसरे के थ्रू,
लेकिन वो खुद नहीं चाहेगा इस तरह के से करना। बेसिकली वही रिपोर्ट है जो हाँ, आपके और वो जो पेंटागन वही बता रहे थे सर कि जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनमें एक बड़ा कारण तो ट्रेड रिलेशंस है ही, लेकिन दूसरी चीज़ ये है, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने पास में एक बड़ा दुश्मन पालूं, और इसी वजह से वो पेंटागन की रिपोर्ट को खंडन कर रहा है। ठीक है सर, अभी आप कुछ अराउंड कर रहे थे। मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि भारत के लिए, और तीनों से ओपन सवाल है, भारत के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन एंड फर्दर रिलेशन स्टेबल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या चाइना के साथ? देखिए आदित्य, अगर मेरी टेक लेना चाहते हो, अमेरिका जो है हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और एडवांटेज विद अमेरिका इज़ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे कम है अमेरिका के साथ, और चाइना का भी हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा है। पर ट्रस्ट डेफिसिट का उल्टा हो जाता है Naturally. अमेरिका के साथ। व्हाटसोएवर अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं, वेयर चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। दूसरी बात, आप जो सर ने बोला है, आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि ये रिपोर्ट कोई प्राइवेट रिपोर्ट नहीं है, इट इज़ बाय द गवर्नमेंट, जो इनका डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये उनका रिपोर्ट होता है, और ये इनका एनुअल सिक्योरिटी परसेप्शन है, वो उनका आउटलुक है, हम माने या ना ये माने। इसको क्या यूएस कांग्रेस को सौंपते हैं? Yes, it is presented in it the is parliament, placed ऐसा? before Same, Congress, and so that the Congress can take a call what decisions and what policy, what security concern In we are defense. having as far as US is concerned. तो आप, मैं जो आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, why we should get into friendly with the US, एक छोटा सा इशू है। देखिए, हम US के लिए नेचुरल अलाई हैं, लाइक पाकिस्तान चाइना के लिए एक नेचुरल अलाई है। पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया, उसका इंडिया से कंट्रोल हट जाएगा। पाकिस्तान इज़ देयर टू बैलेंस आवर रिलेशंस विद चाइना। वो जब भी चाइना डायरेक्टली नहीं, जैसे उन्होंने डायरेक्टली बोला, चाइना डायरेक्टली नहीं करना चाहता है, लेकिन वो पंप करता है मिलिट्री हार्डवेयर टू पाकिस्तान, डिस्टर्ब अस टू डिस्टर्ब। अब हम क्यों हैं नेचुरल अलाई? चाइना है, चाइना की एक तरफ ताइवान है, ताइवान इज़ फ्रेंडली टू US 100%, then beyond that is Japan, both of them are economic superpowers, and they're all both friendly to फ्रेंड्स आल्सो। to US. अभी ताइवान कैन नॉट होल्ड चाइना फॉर श्योर, क्योंकि अगर ताइवान को US सपोर्ट नहीं होता, मिलिट्री सपोर्ट, इवन फॉर जापान ऑल्सो फॉर दैट मैटर, वो ताइवान के लिए, चाइना के लिए मुश्किल से फ्यू आवर्स का जॉब है फिर। लेकिन इंडिया के साथ अगर रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं US के साथ, दैट मीन्स वी आर द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड हु कैन कंटेन चाइना। दैट इज़ वाई US इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंडिया। ट्रेड रिलेशन तो बात की बात। इससे मुझे एक और चीज़ समझाइए, इसका क्या ये मतलब है कि अगर अमेरिका सही मायने में बेस्ट फ्रेंड्स हो जाए भारत के साथ, तो चाइना को हमेशा से मतलब टेम डाउन किया जा सकता है? देखिए अदिति, हेनरी किसिंगर की एक सेइंग है कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना उससे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आप उससे ज़्यादा डैमेज है। और चाइना को हमने देख लिया है, हिंदी चीनी भाई भाई कह कर के हमारे साथ क्या किया। तो जो मैं पहले बात कह रहा था, हम शायद 1960 में नहीं हैं, 60s में नहीं हैं, 1970s में नहीं हैं, हम 2025 में हैं, जब हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। मतलब उसको पॉलिटिकल मत देखिए, जो डाटा है मैं उस पर बोल रहा हूँ, उस पर डिसएग्रीमेंट किसी का हो सकता है। हम यूरोप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमने ट्रेड डील की है UK के साथ, यूरोप के लिए हम इम्पॉर्टेंट हैं, हम अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम ना अमेरिका के टर्म्स पर डिसाइड कोई वो करेंगे, और इसीलिए डील इतने लंबे समय से खिंच रही है। और चाइना भी इस बात को जानता है कि शायद वो भारत के साथ इस तरह के रिलेशंस रह करके वो ग्रो नहीं कर पाएगा। एक और बड़ी बात है जिसको देखिए, चाइनीज़ इकॉनमी को लेकर के बहुत बात कही जाती है कि वो बहुत ग्रो कर रही है और बहुत डेवलप्ड इकॉनमी है, लेकिन हमेशा से जो कम्युनिस्ट इकॉनमीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा क्लोज्ड होती हैं कि पता नहीं लगता है कि उनका क्या हाल होता है।
मेरे बहुत सारे दोस्त जो चाइना हो करके आए थे वो बताते हैं कि जब उनको लेके जाया जाता है तो पूरा का पूरा, जैसे भारत में स्लम्स को कवर कर दिया जाता है, फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनीज को कवर कर दिया जाता है जिससे लोग जान ना पाएँ कि वहाँ पर कोई रहने, दे आर घोस्ट, उनको घोस्ट सिटीज़ कहा जाता है, कोई क्लेमेंट नहीं, और उस पर सरकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो उनकी इकॉनमी ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब दैट इज़ वेरी हंकी डोरी। अब आते हैं कि इसमें भारत इस सिचुएशन में भारत कहाँ स्टैंड करता है। देखिए भारत, अगर उसको आप मिलिट्रीली देखें, मिलिट्री भारत अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मेक इन इंडिया और बहुत सारी और चीज़ें, इकॉनमी के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम हो रहा है। इसके अलावा आप एक प्लेयर के तौर पर उभरे हैं, आपको कोई डिस्काउंट नहीं कर सकता है, ना यूरोप, और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट में आपको बड़ा सपोर्ट है जो शायद 2014 से पहले आपको कहीं वो नहीं था। तो आप एक इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह से उभर रहे हैं, तो आपको उसी इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह से काम करना पड़ेगा और वो रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। और इसीलिए भारत इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसलिए कि सारी डील में, देखिए इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यूक्रेन और रशिया वॉर के लिए ये बोला गया था कि इसको केवल मोदी सॉल्व कर सकते हैं। तो मोदी का मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है, मोदी का मतलब इंडिया, और वो तब होता है जब आप सोचिए, छोटी जब बात होती है तो किसी एक ऐसे आदमी को बुलाया जाता है मीडिएट करने के लिए जिसकी बात को सब एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने का कारण क्या होता है? एक्सेप्ट करने का कारण होता है कि वो स्ट्रांग होता है हर तरह से। तो मुझे लगता है कि भारत जिसको कमिंग ऑफ एज होता है वो वाली स्थिति है, हम हर तरह से इमर्ज कर रहे हैं। और उसमें वो जो कहते हैं ना कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, Yes. तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज बिल्ड हो रहे हैं, लेकिन देयर आर टू एस्पेक्ट्स। एक तरफ जब हम भारत को ग्लोबल पावर की तरह से, विश्व गुरु की तरह से देखते हैं सर, तो हम ये कहते हैं कि हम तो पावरफुल है, और दिख भी रहा है कि कोई भी बात, कोई भी देश की बड़ी चीज़ भारत के इर्द गिर्द घूम रही है। अमेरिका की आधी चीज़ें भारत के इर्द गिर्द घूम रही हैं, रशिया की घूम रही हैं, यूक्रेन की घूम रही हैं, और अगर पाकिस्तान तो खैर है ही, चाइना की बात कर ले तो भारत के इर्द गिर्द। लेकिन अदर साइड ये है कि जब मन करता है अमेरिका, ट्रम्प साहब कुछ भी बोल देते हैं, जब मन करता है चाइना साइलेंटली क्या कर रहा है सबको पता है, बांग्लादेश ने क्या किया, हम नेबरिंग कंट्री से घिरे हुए हैं। तो ये टू एस्पेक्ट है, हम भारत की ग्रोथ को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को और उसके पेशेंस को देखें हम उस पर्सपेक्टिव से कि वो इमर्ज हो रहा है। मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है, दो तरह के लोग होते हैं, एक दुश्मन होता है एक्सपोज्ड जो है पाकिस्तान, एक दुश्मन है चाइना जैसा जो कभी दोस्त है, कभी ये है, कभी छुपा हुआ है, जो पीछे से वार करता है। तो कौन ज्यादा घातक है भारत के लिए, पाकिस्तान या चाइना? नहीं, अगर इस सेंस में बात करेंगे तो सीधा ही जो पीछे से वार करता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को इस नज़रिए से अब देखने की शायद मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, अब उसकी बहुत सारी, देखिए बहुत सारी खुफिया चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को तो पता नहीं होती हैं, लेकिन उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारा जो एस्केलेशन है किसी भी लेवल का चाइना के साथ पिछले ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 5 दशकों से नहीं हो पाया है। ठीक है, हम लोग 1962 के बाद उस तरह के एस्केलेशन में उनके साथ ना वो कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, जैसे पिछले 2-3 साल पहले हुई थी, उस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं बढ़ती हैं कि हम दोनों के संबंध जो हैं उस लेवल के ख़राब हो जाएं कि हम लोग दोबारा से पाकिस्तान की तरह एक टेबल पे ना बैठ सकें। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि चाइना का जो पावर इमर्ज करती है वो पावर हमेशा ये कोशिश करती है कि वो कुछ सॉफ्ट पार्टनर्स आपने बना के रखे और उनके थ्रू ऑपरेट करे। वो बात जरूर हो सकती है कि चाइना जो है उस तरीके से ऑपरेट करे। और जो ना सिर्फ चाइना, बहुत आदित्य, इसको मैं आंसर करूं। देखिए आदित्य, मुझे लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस इनपुट वाली बात है या आर्म एंड एम्युनिशंस देने की बात है, वो चाइना कभी बंद नहीं करेगा। बेसिकली चाइना का इंटेंशन हमेशा ये रहेगा कि भारत को हार्म करे, और वो चाहे इकोनॉमिकली, चाहे मिलिटरीली, चाहे वो। लेकिन चाइना सीधे वॉर में नहीं जाएगा। उसके पीछे मुझे जो 2-3 कारण समझ में आते हैं। एक तो ये
कि वॉर के लिए उनकी आर्मी, लंबे समय से उन्होंने कोई वॉर नहीं किया, तो वॉर प्रिपेयर्डनेस उनके पास नहीं है। दूसरा जो सामाजिक कारण जिसको कहते हैं कि अंदर का कारण, वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनके जो आर्मी में लोग आते हैं उनको कंपलसरी भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन वो बड़े पैम्पर्ड जैसे होते हैं, बड़े डेलिकेट से होते हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं। उसके कंपैरिजन में जो डोकलाम में हुआ था उसका उदाहरण आप देख लीजिए। वो कांटों में तार बांध करके आए थे और उन्होंने हमारे 20 लोगों को मारा, और जो रिपोर्ट्स हैं कि वो 50-60 लोग मारे गए थे। तो ये इन चीज़ों को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, ये बड़े फैक्टर्स हैं। जहाँ तीसरा, हम वहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हमारे एयरक्राफ्ट बेहतर ढंग से उड़ सकते हैं, वो नीचे हैं, उनको एयरक्राफ्ट वो सर ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। लेकिन ये जो समाज का वो मुझे समझ में आता है, वो ये कारण है जिसके कारण अभी बचने की कोशिश करेगा। 62 की लड़ाई जो हम चाइना से लड़े थे, मतलब वो हम ये कहिए कि बंदूक और भारतीय जवान जो है वो लाठी डंडे से लड़ रहा था, इस तरह का वो, मतलब इसको मतलब आप उस ढंग से लीजिए, वर्ड से नहीं, मतलब इसको समझिए कि उनके पास अगर बंदूक थी तो भारत के जो सिपाही थे वो लाठी डंडे से उनसे लड़ रहे थे। और अब सब बदल गए हाँ, सिनेरियो। अब बहुत बदल सर, गए। मैंने आपसे एक और पहले पूछा था कि अगर एक अजम्पशन वाला, वैसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि सब छोड़ देते हैं, अमेरिका का जिक्र करते हैं कि अमेरिका जो बीच बीच में, मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो बीच बीच में आंख दिखाता है, तो ऐसे में अगर सब भूल के भारत, रशिया और चाइना बहुत एकजुट हो जाएं, जिस पे वो काम करना चाहते हैं ब्रिक्स के लिहाज से, तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि चाइना वास्तविकता में ईमानदारी से भारत के साथ आ जाए, रशिया के साथ, तो उस सिनेरियो में इस ग्लोबल जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? विल बी वेरी हैप्पी अदिति, हमें और क्या चाहिए? चाइना अगर हमारे साथ मिलना चाहेगा तो हमें उसमें तो खुशी होनी चाहिए। मैं फायदे नुकसान की बात कर रही हूँ। फैक्ट रिमेन्स, चाइना चाहेगा नहीं, मतलब डी डॉलराइजेशन भी इसमें आ जाए, चाइना हमसे मिलना नहीं चाहेगा। उसके अपने रीजंस हैं फॉर दैट मैटर, बिकॉज उसके पाकिस्तान में इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मुझे नहीं चाहता कि उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को छोड़ के चाइना जो है वो इंडिया के साथ आना चाहेगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, सर ने भी बड़ा अच्छा बोला, सर ने भी बताया उस बारे में। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, चाइनीज़ पॉलिसी क्या है। चाइनीज़ पॉलिसी जो है, सर ने बोला ठीक है, उसके जवान जो है शायद हिंदुस्तानी जवान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आई डू एग्री विद दैट, लेकिन उसकी पॉलिसी क्या है? डू यू थिंक इफ वी आर अवेयर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, दे आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, लाइक हमारे पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो भी पुराने हैं, इनको हमने रिफिटिंग करके चला रहे हैं। चाइना के पास एज ऑन डेट दे आर हैविंग 6, जो उनके पास 3 ऑलरेडी मौजूद हैं, 3 और बनने जा रहे हैं, वो विल बी अंडर देयर ओन, वो खुद बनाते हैं उसको। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास है। उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल्स हैं। अभी जो मिसाइल्स, पार्डन मी, मैं उसका नाम नहीं याद रख पाया हूँ, उस मिसाइल्स का था कि इट कैन फायर फॉर 2000 किलोमीटर्स। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। टेक्नोलॉजी को लेकर आप टेक्नोलॉजी है, जब उसने कहा कि नहीं इट कैन फायर 2000 किलोमीटर्स, तो बट फ्रॉम ए सबमरीन, व्हेन यू से सबमरीन से एक मिसाइल फायर होती है विच कैन अटैक ऑन ए टारगेट विच इज 2000 किलोमीटर्स अवे। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस सबमरीन को डिटेक्ट कर ले, उस मिसाइल को डिटेक्ट कर ले। आई एम टेलिंग यू ऑन ग्राउंड। इवन यूएस के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। So the type of investment they are doing in military hardware, that is tremendous. और हमारे लिए बहुत मुश्किल ये है कि हम चाइना के लिहाज से बहुत छोटी इकोनॉमी है, चाइना के लिहाज वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं, और उनका डिफेंस इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है, तो ये वो करना चाह रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ब्लीडिंग। हमारी टर्मिनोलॉजी ये रहती है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं सॉफ्ट ब्लीडिंग। जो 1-to-1 वॉरफेयर में जो ब्लीड होता है वो अलग है, बट देयर इज ए टर्म सॉफ्ट ब्लीडिंग। हम दुश्मन के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो लाइक अगर हम चाहें कि हम भी 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहें चाइना को काउंटर करने के लिए, या उससे ज़्यादा बनाना चाहें, तो हमारी इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है हमको। मुझे लगता है कि एक बार मैं उनकी उन्होंने जो बात कही मिलिट्री सेंस में,
कि चाइना में लोग जो हैं उस तरह से नहीं है। मुझे लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में humans are not so important. It's the technology which is important. And China is much far away from us, much ahead of us. That's what he's saying. Yeah. So I think let's talk about the technology and the kind of technology China has, and through which it can actually मतलब उसके थ्रू जिस तरह से जो है पूरी दुनिया में वो अपना मतलब दुश्मन से जाल सीखने फैला की रहा जरूरत है। है अभी हमें, इस पे- क्योंकि हम पोल्यूशन का भी छोटा सा एक मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हाँ, की उस- बात है, पर बात ये है कि कैसे 2013 में हालात थे चाइना के चाइना के। और आज बीजिंग क्या के। हालात हैं, बीजिंग और आज तक हम यही चुनौती मतलब जेल देख पा रहे हैं कि जो 7 थर्मल स्टेशंस हैं उसमें हम सल्फर फिल्टर्ड प्लांट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो अभी तो मेंटली भी वी आर फार अवे फ्रॉम देखिए अदिति, उसमें 2-3 चीज़ें और हैं। मैं पोल्यूशन को छोड़ता हूँ, पोल्यूशन हाँ, मतलब that was just a context. पोल्यूशन पर हमारी डेमोक्रेटिक वो जो है वो उसमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर जिम्मेदार हैं, वहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 2 चीज़ें हैं, सर की एक बात और सर की बात पर करता हूँ। सर ने बोला कि उनके पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो आप ये सोचिए कि उनके पास 13 देशों का बॉर्डर भी तो है और लड़ाई उन्होंने ज़्यादा और देशों से कर रखी है, तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट भी बड़े इलाके में करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं तो भाई कब्जे या ग्राउंड पर तो आर्मी को ही लड़ना पड़ेगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कितनी भी टेक्नोलॉजी बिल्ट हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि चाइना की टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि पेपर में ज़्यादा है, वो उसका प्रचार ज़्यादा है, टेस्टेड नहीं है। अब सर ज़रूर वो कुछ बताएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर हम भारत सरकार की या और बाकी ग्लोबल उसकी बात करें तो उनकी टेक्नोलॉजी उतनी सपोर्टिव नहीं रही है, उल्टा रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी को के कारण पाकिस्तान पिटा है। ये एक बड़ा फैक्टर है, इसको आप मानिए। तो और बताइए, अभी जब उनका एनुअल डे था जिसमें वो अपनी टेक्नोलॉजी को परेड कर रहे थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई, छिपा करके रखी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। मैंने जैसा पहले कहा कि उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उन्होंने मिलिट्री बहुत वो कर लिया है, मतलब बड़ा कुछ बना रखा है मिलिट्रीली, तो इकॉनमी मिलिट्रीली ये सारी चीज़ें दिखावा जाता है। एक और बात जो है है जिसके कारण उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं है, वो उनकी एक्सपेंशनिस्ट या जिसको बोलते हैं कि वो इम्पीरियल पॉलिसी है। आपने पूरा अफ्रीका कब्जा कर रखा है, अफ्रीका में आपके देश पर आपने कब्जा करके रखा हुआ, अपनी उसको लोन दे करके आप करते हैं, आपने श्रीलंका के साथ करना है, इसलिए उनको क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी है। तो ये सब जो है मिला करके चाइना को एक जो रेपुटेशन और वो होता है वो उससे एकदम अलग करता है। वो निश्चित तौर पर यहाँ वो कब्जा कर लेंगे, वहाँ कब्जा कर लेंगे, लेकिन बेसिकली अगर क्रूड सेंस में कहें तो चाइना देश के रूप में एक गुंडे जैसा बिहेव करता है, सॉरी टू से गुंडे जैसा बिहेव करता है। और इस तरह के उसमें एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आप रेपुटेशन आपका नहीं हो सकता है, आप किसी को की मदद लेकर के किसी दूसरे को पिटवा दीजिएगा। मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूँ कि भारत के ऊपर भारत की मदद करने की, जैसे अभी बांग्लादेश में मदद करने की कोशिश कर रहा। अब इसमें भी बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। बांग्लादेश में जो मदद कर रहा है वो वहाँ पर इस्लामिज़म को बढ़ा करके भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। तो ये सब का कई बार ये बैकफायर भी करता है, आप पर भी बैकफायर करेगा, आपके उइगर क्षेत्र में बैकफायर कर सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को भी हमको नज़र रखना पड़ेगा। सर, अमेरिका के उस परिप्रेक्ष्य में अगर समझें तो वही वाली बात है कि अगर हम ऑयल खरीदें तो उसको दिक्कत है, तब वो अतिरिक्त टैरिफ लगा देता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज करें, वो खुद करें तो कहता है आई डोंट नो, आई हैव टू गो बैक एंड चेक। तो ऐसे केस में और अगर उसके लिहाज से बात करें बांग्लादेश में भी, तो आज शेख हसीना का जो हटना है उसमें भी अमेरिका का एक बहुत अच्छा रोल देखा जा सकता है। तो उस लिहाज से भारत की फॉरेन पॉलिसी अभी क्या होनी चाहिए कि उसको ग्रो भी करना है, उसको अमेरिका के साथ डील भी करना है, सबसे नेचुरल एलाय भी अमेरिका है,
चाइना पता है दुश्मन है, लेकिन चाइना के साथ बिजनेस ट्रेड है आपका, तो इस पूरे सिनेरियो में अभी भारत का फॉरेन पॉलिसी लिहाज से डिप्लोमेटिक स्टैंड कैसा होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक स्टैंड तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत ने किया, हाँ। मुझे लगता है कि उसी तरीके का भारत को स्टैंड लेना पड़ेगा। उसमें ये है कि जब आप इमर्ज करते हैं तो आपको ज़्यादा दुश्मन नहीं बनाने होते हैं। अगर आपने सुपर पावर बनना है तो अगर आप आसपास दुश्मन बनाएंगे या दूर भी दुश्मन बनाएंगे तो मुझे लगता है फिर आप जो है लंबे समय तक इमर्ज नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आप तो इन जो फाइटिंग है उसमें ही जो लगे रहेंगे। जैसे अब मान लीजिए हम रसिया और यूक्रेन को देखें, और रशिया की जो इमेज है और रशिया का जो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से हुआ है, उसका मुझे लगता है कि इमेज काफ़ी डाउन हुआ है। और वो जो सुपर पावर एक था एक समय में, उसकी सुपर पावर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हुई है। तो इसी वजह से जो भारत को भी ये हम लोग लेकिन तो आपको कोशिश, नहीं लगता ये मैसेज गया है, आई अग्री व्हाट यू आर सेइंग, पर एक मैसेज गया है कि रशिया के सामने ट्रंप नहीं झुक पाए, मतलब ट्रंप को झुकना पड़ा या ट्रंप की चली नहीं, ये भी तो मैसेज गया है कि रशिया भले उसके जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो भी चल रहा है, बहुत पीछे भी चला गया ग्रोथ में, लेकिन ट्रंप उनको झुका नहीं पाए। इन शॉर्ट बात यह है रशिया को, ये भी तो मैसेज गया है। क्योंकि मैं इससे संबंधित एक सवाल आपसे पूछने वाली हूँ जी पहले से। नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है कि रशिया ने अपना स्टैंड अलग से लिया है ना। लेकिन क्या होता है कि समझदारी इस बात में होती है कि आप जब स्टैंड लें तो आपका अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर आपके स्टैंड लेने से आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा तो वो स्टैंड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि रशिया ने अगर ट्रंप के साथ, लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि जब हम दो लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं किसी भी जगह, तो जब रशिया और अमेरिका कॉम्पीट कर रहे हैं एक सेंस में, तो वहाँ पे तो उनको अलग तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो रशिया ने उसी तरीके से ऑपरेट किया। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो भारत की जो पॉलिसी रही है अभी तक, वो ये है कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से सब लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और उस शांतिपूर्ण वजह से ही मुझे लगता है कि हम डिस्पाइट ऑल ओड्स हम लोग जो हैं आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम लोग ये सपना देखने लगे हैं कि भाई हम 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा, तो वासुदेव कुटुंबकम की वजह से मैं समझना चाह रही हूँ, एक तरफ तो यह है कि हम वो सपना देखने लगे हैं, पूरी ग्लोबल जो कहानी है वो भारत के इर्द गिर्द है। दूसरी तरफ ये भी है कि कई बार वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि जब मन किया H1B वीज़ा की बात कर दी, जब मन किया आप चाहे भले यू टर्न लिया हो, जब मन किया इस तरह की और चीज़ें हुई, कभी टैरिफ लगा दिया। तो ऐसे और हमने टर्की की मदद की, लेकिन टर्की ने का स्टैंड धर्म के नाम पे क्लियर था कि वो पाकिस्तान के साथ है। तो ऐसे केस में हमारी पॉलिसी वासुदेव कुटुंबकम वाली जो है, उसे कभी कभी हम फॉर ग्रांटेड भी लिए जाते हैं ग्लोबली। मतलब यूएन को सफाई हम देंगे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बताते हुए कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने कोई मिलिट्री बेस अटैक नहीं किया, लेकिन ऐसी कोई सफाई ना पाकिस्तान की तरफ से आती है, न शायद अमेरिका ने कभी दी होगी जब उन्होंने ईरान या ऐसी स्थितियों में। तो ये सारी सफाई, ये सारा गुड बिहेवियर भारत को ही देना है। देखिए आदित्य, आपने बहुत अच्छी बात की। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, और बड़ा होने के अलावा एक दुनिया में हमारी एक रेपुटेशन है कि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। और जब आप बड़े हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं तो जाहिर सी बात है कि दुनिया आप ही से जवाब मांगेगी। जब मैं छोटा सा इंस्टेंस दे देता हूँ, प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह जब न्यूक्लियर डील भारत के लिए लेके आए थे, तो पाकिस्तान ने एक बोला कि भाई अमेरिकन पॉलिसी है कि जो भी आप पहले इंडिया को ऑफ़र करेंगे पहले पाकिस्तान को ऑफ़र करेंगे। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ अस। तो अमेरिकन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि इंडिया इज़ ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री एंड दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, इसलिए ये न्यूक्लियर डील आपको नहीं दी जाएगी। ये न्यूक्लियर डील सिर्फ इंडिया के लिए बनी है, दुनिया में एक ही कंट्री को न्यूक्लियर डील दी गई है और वो सिर्फ इंडिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब जब बड़े होते हैं, फायदा नहीं मिला हो, जब बड़े होते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। फिर दूसरी बात है, शायद दुनिया में लोग बोलते हैं जितनी इस्लामिक पॉपुलेशन इंडिया में है, शायद दुनिया में हम सबसे ज़्यादा पॉपुलस अनलेस अनटिल एक दो कंट्री हमसे, एक कंट्री शायद ज़्यादा हो सकता है, इंडोनेशिया। मे बी वी आर मोर देन दैट अभी है।
लेटेस्ट सेंसस नहीं आया है मेरे ख्याल से, आ जाएगा तो शायद हम उसमें भी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो इस्लामिक कंट्री होने की बात, कुछ से ज़्यादा मुसलमान हमारे पास हमारे हैं, यहाँ बिल्कुल। एंड देयर ओन सिटीजन, दे फाइटिंग फॉर अस, दे वर्किंग फॉर अस। तो हम दुनिया में रिस्पॉन्सिबल कंट्री रहे हैं और इसका जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। हम बड़े हैं, इसका भी जवाब हमको देना ही पड़ेगा। तो आप ये कह दें कि साहब कि आप जवाब नहीं देंगे और आप यू कैन बिहेव लाइक ए स्मॉल कंट्री लाइक बांग्लादेश, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना सर। चाइना को भी, अब देखिए चाइना का एक बड़ा अच्छा पॉलिसी है, कभी कभी मैं सुनता हूँ चाइना, उनके जनरल्स बोलते हैं कि भाई हम दुनिया के सबसे शांति प्रिय देश हैं, बोलते हैं ऐसा। बोले साहब आप एक हमको इंस्टेंस दे दीजिए कि हमारी फोर्सेस चाइना से बाहर गई हों, हमारे बॉर्डर्स को छोड़ दीजिए, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, बट गिव वन इंस्टेंस कि जिसमें चाइना की फोर्सेस जो है चाइना छोड़ के बाहर गई हों। चाइना इज ए ब्लेस्ड कंट्री दैट वे। जो सर ने बोला कि उसके इतने सारे नेबर्स हैं, नेबर्स तो बड़े अच्छे हैं। मंगोलिया फ्रेंडली टू चाइना, पाकिस्तान फ्रेंडली टू चाइना, ये बाकी कंट्रीज जो हैं फ्रेंडली, नॉर्थ कोरिया फ्रेंडली टू चाइना, यूएसएसआर फ्रेंडली टू चाइना। ये तो हम ही हैं कि हमारे हर कंट्री में कुछ ना कुछ। एक नेपाल हमारा फ्रेंडली कंट्री होता था, वो भी आंखें दिखाते हैं हमको आज। तो आप अपनी कंडीशन को समझिए, चाइना की कंडीशन को भी समझिए। चाइना का तो सारा नेबर फ्रेंडली है, बाहरी ताइवान नहीं सर, और ताइवान भी इंटरफेयर नहीं करता है चाइनीज अफेयर में। वो इतने ओवरऑड हैं, जितना मैं सोच सकूँ इतना डरे हुए हैं। वो छोटा सा हरकत अगर चाइना का एक एयरक्राफ्ट उड़ जाता है, एक उनका शिप मूव कर जाता है, तो उसमें खलबली मच जाती है। इट इज मुझे क्योंकि वाइंड अप करना है सर, मेरा आखिरी सवाल, इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो में भारत का दोस्त कौन कौन है? एंड आई थिंक यू वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट सर हैज सेड। पहले सर की बात से करना है। सर ने जो कहा कि चाइना का किसी से दुश्मनी नहीं है, मंगोलिया से दे आर नॉट कंफर्टेबल, बॉर्डर डिस्प्यूट है, रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, ताइवान के साथ प्रॉब्लम है, जापान के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है। तो वो जितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, उससे ज़्यादा देशों से उसको प्रॉब्लम है। तो ये दिस इज़ मतलब आई एब्सोल्युटली डिसएग्री विद सर, सो मतलब आई बेग टू डिफर विद सर। यू हैव अ राइट सर। अब हाँ, तो वो बड़ा है, और चाइना इतना इनोसेंट भी नहीं है जितना कि वो पीस की बात करता है। दे आर नॉट दैट इनोसेंट। वो प्रोपेगेंडा, वो उनका प्रोपेगेंडा चलता है, वो चलाते रहते हैं, और वो उसका एक वो है कि वो कुछ लोगों तक पहुँचे और उनकी बात जाए। और भारत में किस तरह से एक बड़े वर्ग पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, उनके किस तरह के वो हैं, वो शायद बोलने की चीज़ नहीं है, उस पर मैं चुप रहता हूँ। अब भारत का दोस्त कौन है? भारत का मित्र मेरे हिसाब से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, भारत का मित्र वही है जो भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में भारत के साथ है। अब वो चाइना भी हो सकता है, चाइना तो नहीं हो सकता है, वो रशिया भी हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी ये प्रश्न आपके दिमाग में अमेरिका को लेकर के आया होगा कि अमेरिका आजकल अगर आया है, तो अमेरिका, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़े दिन बाद जिस तरह से उनके यहाँ इकोनॉमिक इश्यूज उठने शुरू हो गए हैं, वो 2-3 महीने में अमेरिका को रियलिटी बाइट मिलेगी। उसके बाद वो ये जो ट्रेड टैरिफ है, इस पर समझौता होगा, और मेरा अपना मानना है कि वो भारत के उसमें होगा, मतलब उसमें भारत को नुकसान जैसा नहीं होगा। दोनों लोग थोड़ा मतलब दोनों लोग कुछ स्टेप आगे जाएंगे, कुछ स्टेप पीछे जाएंगे। मुझे लगता है कि भारत का दोस्त वही है जो भारत का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, और ये डिसाइड भारत को करना है, और भारत ने कर रखा है। मेरा अपना ऐसा मानना है। बिल्कुल। तो नहीं, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त होता नहीं है। एग्जैक्टली। दोस्त आपको बनाने पड़ते हैं, और लोग या देश जो है वो इंटरेस्ट के लिहाज से दोस्त बनते हैं।
जब आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको अपना इंटरेस्ट किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, आप अगर मजबूत होंगे तभी आपके इंटरेस्ट के लिए दूसरे देश आएंगे। अगर आप लोड लेंगे बिल्कुल, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो नहीं आएंगे। जो कि हमने आपको देखा किसी कि भी बहुत संस- दशकों तक ऐसा नहीं था कि कोई लोड भारत का ले, जो अब लेने लगा है। सर ने एक बॉटम लाइन दिया है, जी, बॉटम लाइन इज हम मजबूत होंगे। अगर आप मजबूत हैं तो सब सारी दुनिया आपकी दोस्त है। बिल्कुल। पर आप मजबूत होते भी अगर इंटरनेशनल अरीना के अंदर आप अपने आप को इस तरह बिहेव करते हो, देखिए आपके पास सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है आपके पास, We are the biggest consumers, बिगेस्ट of course. आप अमेरिका को बिगेस्ट सप्लायर हो, आप उस चीज़ को एनकैश ही नहीं करना चाहते हो तो खूब विल स्टॉप। आपकी डिफेंस फोर्सेस इतनी बड़ी हैं, 13 लाख की आपके पास आर्मी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे जब ये था कि कभी कभार हमको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, वो इस रेफरेंस में था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने Thank के you, लिए। आदिति, thank you, और आदिति। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये पेंटागन रिपोर्ट है, इसका निष्कर्ष ये है कि चाइना जो है, इस पेंटागन रिपोर्ट के लिहाज से चाइना जो अरुणाचल या जो भी तैयारी, सैन्य तैयारी जो कर रहा है, वो एक चेतावनी नहीं है भारत के लिए, वो एक रणनीतिक संकेत है। और इन तमाम रिपोर्ट से हमको ये कंक्लूजन लेना चाहिए कि भारत को कैसे तैयार होना है। इस चर्चा में एक बात निकल कर आई कि भारत मजबूत है और आने वाले समय में भारत और मजबूत हो रहा है। भारत की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, वो भी इस चर्चा में निष्कर्ष निकला कि भारत 140 करोड़ लोगों की जो फायदा है उसको देखते हुए अपने दोस्त बनाता है और दुश्मन भी। लेकिन भारत धीरे ही सही लेकिन धीरे धीरे उस ग्लोबल पावर की श्रेणी में पहुंच रहा है और उसका जो विजन है वो धीरे धीरे अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कि कौन मित्र है कौन नहीं है और नहीं होने के बावजूद भी उसके साथ ट्रेड और संबंध कैसे बना के रखने हैं। आपके और जो पेंटागन रिपोर्ट हो या किसी और मुद्दे से रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो आप मुझे ज़रूर लिंक पे मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आदिति, वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू।